ये मूव करते हैं प्रोवर्ब्स की तरफ। आज की जो अपनी प्रोवर्ब्स क्या रहेगी वो देखिए। डू गुड एंड फॉरगेट, अच्छा करो और भूल जाओ, यानी नेकी कर दरिया में डाल। ये भी सही बात है। आप अपने काम है वो करते रहो, बढ़िया काम करते रहो, आपको उसका फल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मतलब कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, ये भी कह सकते हो। नेकी कर दरिया में डाल, ये भी कह सकते हो। इसका मतलब है विदाउट एनी थॉट ऑफ रिवॉर्ड, सिंपली बिकॉज इट इज राइट द थिंग यू शुड डू। मतलब ये आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, शाबाशी कुछ मिलेगी, कोई रिवॉर्ड मिलेगा, ये चिंता करे बगैर वो काम करना जो सही होता है। यानी कि नेकी कर दरिया में डाल, मतलब काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो, बढ़िया बढ़िया काम करो। अब देखो आप, आपके लिए कैसा है। डू गुड एंड फॉरगेट का मतलब है कि आप लोग अपना कर्म है वो करते रहो। ये मत सोचो कि मैं सक्सेस हूंगा नहीं हूंगा, क्योंकि ये चिंता आपकी नहीं है। आप बस अपनी तैयारी पर 100% फोकस रहो, सिलेक्शन तो होगा, डेफिनेट है। डू गुड एंड फॉरगेट का मतलब है कि ज्यादा विचार मत करो कि आपको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, बस जो सही कार्य कार्य है वो करते रहो। तो डू गुड एंड फॉरगेट। इवन वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो भी आवाज जो भी बात करनी है वो धीरे करो, क्योंकि दीवारें बहुत थिन होती है, हो सकता है इससे भी आवाज आपकी बाहर चली जाए। तो आपको क्या करना चाहिए। इवन वॉल्स हैव ईयर्स का मतलब है लोअर योर वॉइस एंड बी केयरफुल व्हाट यू से। ध्यान रखो आप क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है वो बात बाहर लीक हो जाए। और थोड़ा ऐसे भी ध्यान रखो कि ज़्यादा तेज़ बोलोगे तो भी लीक हो जाएगी बात। तो दीवारों के कान होता है, इसका मतलब है कि आपको जब भी बोलना है, जो भी बोलना है, केयरफुल होके बोलना। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई कमेंट करता है वो घूम फिर के वापस आता ही है। एवरी सेबल क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अब आपने देखा होगा कि क्लाउड सिंबॉलिक है। देखिए तूफान जब आता है तो घने बादल हो जाते हैं, और तूफान किसका सिंबल है। आपके जीवन में, जैसे हमारे जीवन में जनरली तूफान आता ही रहता है। अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो तूफान ही है एक तरीके से। बारिश हो रही है, हम न बाहर निकल पा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो तूफान है वो परेशानी का सिंबल है। और सिल्वर लाइनिंग किसे कहते हैं, जब सूरज उदय होता है और बहुत भयंकर बादल हैं, तो उन बादलों के बीच में से ऐसे मतलब सिल्वर कलर की, या कह सकते हैं गोल्डन कलर की, अगर सूरज उदय हो रहा है तो गोल्डन कलर की, और अगर चंद्रमा उदय हो रहा है तो सिल्वर कलर की लाइन होती है। और ये जो सूरज और चंद्रमा अगर आ रहे हैं, आसमान खुला है, तो वो सिंबल किसका है, आसमान खुला है, इसका मतलब ये है कि दिन आपके अच्छे हैं। और तूफान आ रहा है, इसका मतलब दिन आपके बुरे हैं। तो इसका मतलब यहां से समझो कि एवरी सेबल क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ये सीधा सेबल क्लाउड ना होके सीधा क्लाउड भी होता है, कि जितने भी तूफान होते हैं उनमें भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी होप होती है, जो कि सिल्वर लाइनिंग के रूप में होती है। तो वैसे ही क्या है कि आपके जीवन में, यानी हमारे जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव, इतनी परेशानी आती है, लेकिन उसमें होप जरूर होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी क्लाउड्स हैं, जितना भी भयंकर तूफान क्यों ना हो, उसमें भी आशा की किरण होती है। अब सूरज पूरा तो उदय नहीं हो सकता, मतलब पूरा तो नहीं आ सकता बादलों के कारण, लेकिन थोड़ी बहुत रोशनी होती है, वो होती है आशा की, कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी क्या कर सकते हो, जी सकते हो। तो क्या होता है, एवरी सैड और अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड टू इट। चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो जाओ, आप चाहोगे तो आप उससे बाहर निकल सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत आशा आपको मिलेगी। इस जीवन में सबको मिलती है परेशानी, किसको नहीं आती, सबको आती है। लेकिन आपको कौन सा पार्ट देखना है, अगर 1% भी पॉजिटिव पार्ट होता है उसको देखकर आपको जीना होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कांस्टेंट नहीं हो रहा है, वो उनके बादल है वो बहुत गहरे हैं, और वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही, लेकिन थोड़ी बहुत भी पहुंच रही है ना, किसी के रूप में, आपके फ्रेंड के रूप में, आपके मदर फादर के रूप में, आपके टीचर के रूप में, उसको देखो आप। अब उन बादलों की तरफ मत देखो, क्योंकि चाहे कितनी भी दुख हो जाए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो जाओ, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट होता ही है जो आपको ढूंढना होता है। तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो उसमें आशा तो होती है। जैसे तूफान भयंकर होता है तो उसके बाद या उसमें भी थोड़ी बहुत कभी ना कभी तो वो छंटते ही हैं, यानी कि ये जो बादल हैं कभी ना कभी छंटेंगे। आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कभी ना कभी तो होगा। आपको काम क्या करना है, डू गुड एंड फॉरगेट,
देखो साथ में ये काम करना है, मतलब आप अपने कर्म को करते रहो, फल की इच्छा मत करो। आगे मूव करते हैं प्रोवर्ब्स में। अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। ये तय बात है कि वॉर्म्स के निकलने का समय भी सुबह का होता है, और वो क्या करती हैं, सुबह सुबह जैसे 4 बजे के दाएं बाएं से होकर वो वापस अपने जहां जाना होता है वहां चले जाते हैं, जैसे पेड़ों के अंदर या सॉइल वॉर्म होते हैं तो उसमें रेत में चले जाते हैं। अब अर्ली बर्ड्स का मतलब होता है कि जो चिड़िया जल्दी उठ गई वो तो क्या करेगी, जब वो इधर उधर घूम रहे होते हैं तभी उनको खा लेगी, और जो चिड़िया चिड़िया लेट उठी वो पछताएगी, क्योंकि बचेगा ही नहीं, कुछ तो चिड़िया खा जाएंगी, कुछ वो छिप जाएंगे। तो अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म का मतलब हो गया पहले आओ पहले पाओ, पहले जो उठा वो ले गया। आपके लिए लागू होता है। आप अगर मान लीजिए पहले बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे तो आप जॉब लग जाओगे, पहले दुख परेशानियां ये आप सहन करोगे तो आप जॉब लग जाओगे, पहले आओ पहले पाओ। लेकिन अगर मान लीजिए पहले आपने मस्ती कर ली तो फिर आगे का पूरा जीवन ही आपको परेशानी में गुजारना पड़ेगा। तो अर्ली बर्ड्स कैचेस द वर्म का मतलब है जो व्यक्ति जल्दी स्टार्ट करता है उसको उसकी सक्सेस मिलने के चांसेस भी क्या होते हैं, जल्दी होते हैं। जैसे वॉर्म्स जनरली 4 बजे से 5 बजे 6 बजे तक ही वो वॉर्म्स मिलते हैं, उसके बाद में वो छुप जाते हैं। तो जो चिड़िया पहले पंजा मार लेगी खा लेगी वो तो रह जाएगी जीत में, और बाकी लोग आपको पता है क्या होता है उसके बाद में। तो अर्ली बर्ड्स कैचेस वॉर्म वन हु स्टार्ट्स अर्ली, जो पहले शुरू करता है। अब वही बात है, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, अब आप ये देखते हो कि सर कंपटीशन क्या रहेगा, क्या मेरिट रहेगी, क्या डिसाइड करें बेटा। मान लीजिए 1 लाख फॉर्म भरीजे हैं 100 पद पर, तो आपको क्या लगता है ये सारी अर्ली बर्ड्स हैं क्या? नहीं, ये सारे वो बर्ड्स हैं जो सो रहे हैं। 90% तो लोग ऐसे होते हैं जो 1-1.5 महीना रहता है तब चेतो करेगा हाँ अब किताबा खटे ढूंढा मन। उनको तो ये भी पता नहीं होता कि किस प्रकार से कब क्या करना है। कम से कम अर्ली बर्ड्स कैचेस वॉर्म का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी परीक्षा की तैयारी 1 साल पूर्व करना चाहिए, और फिर देखो जीत के चांस आपके क्या रहेंगे। जल्दी का मतलब इस सेंस में है कि आपको बहुत पहले करनी होगी तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। आपको भी अर्ली बर्ड बनना पड़ेगा। यहाँ गोनी को बस अब पेपर है तो अब किताबा ढूंढना, आप ऐसे नहीं होता, उनके चांस नहीं है सक्सेस के। तो पहले आओ पहले पाओ वाली बात है, पहले जाओगे तो पहले मिल जाएगा, पहले पढ़ोगे तो जॉब सक्सेस होने के चांसेस हायर होते हैं। ईस्ट वेस्ट होम इज बेस्ट, ये तो बात तय है। चाहे आप दुनिया के किसी छोर में चले जाओ, आपको बढ़िया ऐसे फील हो रहा है कि नहीं मैं कनाडा जाऊंगा, वहां पे ये गाड़ियां ये वो फिर मस्ती करेंगे, मैं गोवा जाऊंगा, मैं तो सर इंग्लैंड में पढ़ूंगा। लेकिन जब वहां जाते हो ना तो आपको फील होता है यार घर तो घर ही होता है। तो ईस्ट वेस्ट चाहे दुनिया की किसी भी छोर में चले जाओ, घर तो क्या होता है, सबसे बेस्ट प्लेस होता है रहने का। तो whenever you travel in the world, चाहे कहीं चले जाओ दुनिया में, होम इज द बेस्ट प्लेस होता है ना। कई बार हम घूमने के लिए जाते हैं, जैसे टूर कर लिया 15 दिन का, तो 4-5 दिन तो बड़े अच्छे से जाते हैं, फिर आगे 6-7 दिन यार घर चलते हैं ना, परेशान हो गए। घर मतलब कितना सुकून देने वाली जगह। मैं भी अब केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद था तो वहां पे अकेला रहता था, तो कुछ दिन तो ऐसे 2-3 महीने तो बहुत बढ़िया गुजरे। फिर मुझे जैसे ही पता चला यहाँ पे मेरा 2nd ग्रेड में हुआ, वो नौकरी छोड़ के तुरंत आ गया। तो ईस्ट वेस्ट होम इज द बेस्ट होता ही है ये। आप भी क्या करोगे, जॉब लग जाओगे पहले तो कब बाढ़ में टेक दो गुरुजी, कोई दिक्कत को नहीं, बाढ़ में गुजरात पाकिस्तान भेज दो। लेकिन बाद में जैसे ही जॉब लग जाओगे तो ना सर घर के सारा पोस्टिंग हो जाए तो बढ़िया हो जाए। तो अपनी जो ये महत्वाकांक्षाएं हैं वो कभी मरती नहीं है। इजी कम इजी गो, जो चीजें जितनी आसानी से आती है ना वो उतनी जल्दी चली जाती है। जैसे काला धन या जो कमाई ऐसी होती है जो आपकी मेहनत की नहीं होती है, वो बहुत जल्दी तो आती है और वो उतनी ही जल्दी से जाती है। यानी कि when you get something easily through the wrong means, जब गलत तरीकों से आप बहुत जल्दी किसी चीज को कमा लेते हो, जनरली पैसे ही होते हैं, चांसेस आर यू विल लूज इन द सेम वे, तो उसके चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं कि आप उसको खो भी देते हो। क्योंकि पैसे आपने कमाए नहीं, आपको मिले, तो आप क्या करोगे, मस्ती करोगे, आप उसको बचाओगे नहीं, आप सोचोगे बचाना क्या है, तो उसकी तुलना में उससे ज्यादा पैसे आपके लग जाएंगे। जितने ज्यादा
जल्दी आए थे वो उतने ज़्यादा जल्दी चले भी जाते हैं। फिर से नेकी कर दरिया में डाल, अच्छे काम करते रहो और क्या होगा उसे छोड़ दो। दीवारों के भी कान होते हैं, ध्यान से बोलना चाहिए, आपकी बातें बहुत लंबी ट्रेवल करती है। दुख की घड़ी यानी एवरी क्लाउड एज ए सिल्वर लाइनिंग, दुख की घड़ी में भी कहीं ना कहीं आशा होती है। जैसे घने तूफान में एक सूरज की एक किरण भी क्या करती है, एक आशा का काम करती है। तो बहुत सारे जीवन में बहुत सारे सैड अनप्लीजेंट मोमेंट्स होंगे, उनमें आपको पॉजिटिव मोमेंट्स को ही देखना चाहिए अगर थोड़ा भी है तो। अर्ली बर्ड्स कैसेज द वॉर्म, पहले आओ पहले पाओ, जो जितना जल्दी करेगा पहले करेगा वो उतनी ही जल्दी बाजी मार लेता है। ईस्ट वेस्ट होम इज वेस्ट, दुनिया में कहीं चले जाओ कितनी मस्ती कर लो, लास्ट में घर ही अपना वही होता है कि अपना तो घर अपना ही होता है। इजी कम इजी गो, जितनी आसानी से आप किसी चीज़ को कमाते हो क्योंकि आपको वैल्यू नहीं होती है तो चांसेस उसके चले जाने के भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे कुछ भी हो। आपकी मान लीजिए बहुत बार आपने देखा होगा कि YouTube पे यूट्यूबर्स होते हैं, वो थंबनेल लगाते हैं इस प्रकार से कि भाई इसमें देखो क्या है। तो एक बार क्या करते हैं, जो मान लीजिए पढ़ने वाले बच्चे हैं वो देखते हैं, उसको देखते हैं तो पता चलता है ये तो बात है ही नहीं, इसमें तो बकवास ही बकवास है। तो इजी कम इजी गो का मतलब है कि वो एक बार के लिए तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा चलेगा, उतनी ही जल्दी उसकी प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है। इसलिए यूट्यूबर्स को भी ध्यान देना चाहिए, ऑथेंटिक जो चीज़ वो बोल रहे हैं वो ऑथेंटिक चीज़ क्या वाकई में वो दे रहे हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। फ्रेजल वर्ब में करते हैं तो गो आउट का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई चीज है बुझ जाती है या चली जाती है। जनरली लाइट है या कह सकते हैं कि आग जल रही थी वो बुझ गई, तो उसके लिए गो आउट आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। गो आउट का मतलब है नहीं बाहर जाने से नहीं है, इसका मतलब है बुझने से, बी एक्सटिंग्विश्ड। कोई भी चीज है वो बुझ जाती है। जनरली लाइट चली गई तो आप कहोगे द लाइट वेंट आउट, पास्ट में लाइट चली गई थी कल, वेंट आउट तो पास्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी, है ना। गो आउट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट चले जाने के लिए या आग बुझ जाती है उसके लिए आता है कि आग बुझ गई या लाइट चली गई। द कैंडल वेंट आउट एंड वी वर इन डार्कनेस, हवा से कैंडल वेंट आउट हो गई मतलब बुझ गई उसकी लो, और कमरे में क्या हो गया, अंधेरा। बहुत इंपॉर्टेंट है गो आउट का। ग्रो अप, बड़े हो जाओ अब तो। ग्रो अप कैसी बातें करते हो, बकवास करते रहते हो यार तुम तो, अब तो तुम इतनी उम्र हो गई, ग्रो अप, बड़े हो जाओ। मतलब ऐसे बिहेव करो जैसे अब बड़े हो। कुछ लोगों की उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन दिमाग का स्तर है वो बहुत कम रहता है, उन लोगों के लिए आता है ग्रो अप। बिकम एडल्ट और टू डेवलप ग्रेजुअली, डोंट बी ए नाइव, ग्रो अप नाउ। मूर्ख मत बनो, या कह सकते हैं कि नाइव मत बनो, ग्रो अप नाउ, अब तो बड़े हो जाओ। ऐसी क्या बातें करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र से कम लेवल की बातें करते हैं क्योंकि उनका उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन ब्रेन विकसित नहीं होते, उनके लिए हम जनरली ऐसे यूज करते हैं ग्रो अप बड़ी। ऐसी क्या बात कर रहे हो यार, इतनी उम्र ले ली, ऐसी बातें शोभा नहीं देती तुम्हें, लेकिन उनकी बस की बात थोड़ी ना होती है। हैंग आउट और हैंग अराउंड, सॉरी हैंग अबाउट और हैंग अराउंड का मतलब है कि बिना सोचे समझे कुछ लोग ऐसे फितूर गर्दी करते हैं ना, घूमते रहते हैं गलियों में इधर उधर, उसे कहते हैं हैंग अबाउट और हैंग अराउंड। यानी लॉइटर करना या किसी का इंतजार करना, दोनों ही बातें हैं। तो दे हैंग अबाउट द स्टेशन मोस्ट ऑफ द डे, वो ज्यादातर स्टेशन पे क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, इंतजार कर रहे थे। घूमते घूमते कुछ लोग इंतजार करते हैं ना जनरली, कुछ लोग तो करते हैं पढ़ते हैं और सिलेक्शन करवाते हैं, और कुछ लोग इधर उधर गलियों में घूमते रहते हैं, इधर उधर देखते हैं लड़कियों की तरफ कि कहीं पे कोई सिग्नल मिल ही जाए। तो उनको न तो लड़कियां मिलती है और न ही उनको सिग्नल मिलता है और न जॉब मिलती है, जीवन में वो ऐसे ही लॉइटर करते रहते हैं। उनमें से तो नहीं हो ना, आप पढ़ रहे हो इसका मतलब आप उनमें से तो बिल्कुल नहीं हो। ब्यासेंग हो जी बेटा। फ्रेजल वर्ब आगे वाली है हैंड डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हैंड डाउन का मतलब है कि आप किसी चीज को, जैसे मान लीजिए ट्रेडिशन को आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को देते हो, ट्रेडिशन वे में कोई भी चीज, चाहे वो ट्रेडिशन है या आपकी ज्वेलरी है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उस समय उसकी मदर है अपने
किसी की बेटे की शादी है तो उसकी मदर अपनी बहू के लिए अपने गहने देती है, अपनी ट्रेडिशन को देती है, देखो बेटा यहाँ पे ऐसे रहना, आपको ये करना है, अपना समाज ऐसा है, इस हिसाब के लोग होते हैं, घूंघट इस तरह से कोई बड़े आए तो थोड़ा ध्यान रखना है, और कोई बात नहीं है। तो आजकल ये जो आप किसी ट्रेडिशन को या पोजीशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देते हो तो उसे क्या पास करते हो, उसे बोलते हैं हैंड डाउन। हैंड डाउन है, ये लो बेटा, है ना, घर की चाबी ऐसे दे देती है, अब तुम संभालो। bequeath और पास ऑन, ट्रेडिशन और पोजीशन, यानी कि पास ऑन कर देना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ। और क्या चीज हो सकती है, चाहे तो वो ट्रेडिशन हो सकते हैं या फिर आपको कोई धन संपदा हो सकती है। द ज्वेलरी हैज बीन हैंडेड डाउन इन माई फैमिली फॉर जनरेशन। कोई होता है ना कि ये हमारी परदादी का था, फिर परदादी से मेरी दादी को दे दिया, मेरी दादी से मेरी माँ को, और मेरी माँ अब अपनी बहू को देगी। तो कोई भी जैसे ज्वेलरी होती है वो इस तरह से कि जनरेशन से चली आ रही है। हैंड डाउन का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसी भी चीज को देना, सौंपना। ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफिशियली गिव अ डिसीजन स्टेटमेंट, कोई काम ऐसा हो जाता है जिसमें आप ऑफिशियली बाहर आके एक स्टेटमेंट देते हो, जारी करते हो, उसे भी हैंड डाउन कहते हैं। द कोर्ट हैंडेड डाउन इट्स वर्डिक्ट यस्टरडे, कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट, फैसला सुनाया था। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी देना। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गो आउट का मतलब बाहर जाने से नहीं है, कि इसका मतलब है बी एक्सटिंग्विशन, बुझ जाने से है, लाइट भी हो सकती है या फिर फायर भी हो सकती है। ग्रो अप का मतलब होता है कि अब थोड़ा सा, मतलब ग्रो अप, थोड़ा सा ऐसे एडल्ट की तरह बिहेव करो, कुछ तो यार तुम बड़े हो गए हो। तो ग्रो अप का मतलब है बड़े हो जाना। और हैंग अबाउट, हैंग अराउंड का मतलब है बिना मतलब के इधर उधर घूमना या इंतजार करना किसी का, दोनों ही मीनिंग है इसके। और हैंड डाउन का मतलब है कि अपने ट्रेडिशन और पोजीशंस को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये वाला, ये वैसे इंपॉर्टेंट ही होते हैं, चार तो एक दिन में कर ही सकते हो आप।